चैप्टर शुरू करते हैं हम अपना। देखिए, पढ़ लिया था हमने। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट, कि किस तरह भारत में जब भारत आज़ाद हुआ था तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई थी और उसमें पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था। इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर 1967 बनती हैं, तो वो धीरे धीरे एक कद्दावर नेता के रूप में उभरती है भारतीय राजनीति के अंतर्गत। लेकिन देश में सिचुएशन ऐसी होती है कि जैसे युद्ध होता है भारत पाकिस्तान का, इसके बाद चीन से भी युद्ध होता है, मानसून भी सही टाइम पर नहीं आता है, अमेरिका भी प्रतिबंध लगाता है, तो देश में माहौल, आर्थिक व्यवस्था इतनी डाउन हो जाती है कि राजनीति के विपरीत जाता है। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था आपकी डाउन जाती है तो राजनीति पर उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 27 जून को एक नई दुनिया में अखबार में खबर छपी थी कि संपादकीय में जगह खाली छोड़ दी गई, क्योंकि आपातकाल लगा दिया गया था। कि क्यों ऐसी स्थिति आई थी आपातकाल से, मतलब एक सिचुएशन, एक भारतीय राजनीति में एक वक्त ऐसा आया था जहां पर सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, चाहे आपके वह पेपर हो या फिर नागरिकों के मूल अधिकार हो। कई लोगों को, लाखों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जेल में डाल दिया गया था। तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी थी कि आपातकाल लागू करने की स्थिति बनी। ठीक है, इसमें हम पॉइंट में पढ़ेंगे कि आपातकाल क्यों लागू किया गया, क्या ऐसा करना जरूरी था, आपातकाल लागू करने की व्यवहारिक अर्थ क्या है, दलगत राजनीति के लिहाज से आपातकाल का क्या परिणाम है और आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र में क्या सबक सीखे। तो ये सारे पॉइंट्स हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। ये जो आपातकाल लगा था वह अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका के आधार पर मद्देनजर रखते हुए लगाया गया था आपातकाल। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे क्या है इसमें, कि किस तरह अपनी पृष्ठभूमि बनाई थी, शुरू से लेके चलते हैं क्या क्या हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए आपातकाल की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। 1967 के बाद क्या होता है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, जब नेहरू की मृत्यु हो जाती है उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं और लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु 2 साल के अंतर्गत हो जाती है। ताशकंद समझौता जब वो करने जाते हैं तो हार्ट अटैक आ जाता है उन्हें। इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं और 1967 में इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री बनती हैं तो धीरे धीरे उनका ओहदा है, उनका पद है, उनकी ताकत है, राजनीति में बढ़ती चली जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होता है कि जो विपक्षी दल होते हैं, जो विपक्ष होता है वह भी पहले से काफ़ी तीखा हो जाता है, काफ़ी समझदार हो जाता है, मतलब राजनीति को समझने वाला हो जाता है जो विपक्ष होता है इसमें। ठीक है, दलगत प्रतिस्पर्धा भी काफ़ी तीखी और ध्रुवीकृत हो जाती है। मतलब विभिन्न दल थे, वो इतना समझने लग गए थे कि अगर हम अलग अलग बट के रहे तो कांग्रेस को हराना मुश्किल है, लेकिन हम एकजुट हो जाते हैं तो कांग्रेस को हराना, मतलब हम कांग्रेस को हरा सकते हैं। ठीक है, एक क्या होता है कि सरकार कुछ कार्य करना चाह रही थी, सरकार जैसे ही कुछ नई नई नीतियां लाती, जैसे ही कुछ पहलकदमी करती, उसमें सर्वोच्च न्यायालय यह कहता कि यह संविधान के विरुद्ध है। इधर संसद यह कह रही थी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति यथास्थिति जैसी है, सिर्फ यह एक संवैधानिक संस्था है और यह लोकतंत्र और संसद की सर्वोच्चता के खिलाफ है। इधर संसद का, कार्यपालिका, विधायिका का ये कहना था, सरकार का कहना, और न्यायपालिका क्या कह रही थी कि जो सरकार नए नए कदम उठा रही है, नई नई नीतियां ला रही है, वह संविधान के खिलाफ है। एक स्थिति आपकी यह बन रही थी। दूसरे विपक्षी दल यह भी कह रहे थे, विपक्ष यह भी कांग्रेस पे आरोप लगा रहा था कि जो सरकारी प्राधिकार हैं, मतलब सरकार को जो अधिकार मिले हुए हैं, वह सरकार उन सरकारी अधिकार का यूज, जो उपयोग कर रही है, प्रयोग में ला रही है, वह इस तरह ला रही है जैसे वह उसके निजी प्राधिकार होंगे। ठीक है, तो इस तरह की बातें थी। इनको अंदर से देखते हैं, अंदर तक देखते हैं कि और क्या रहा था। अब देखिए आर्थिक संदर्भ उस वक्त क्या था, आर्थिक स्थिति क्या थी। ठीक है, 1967 के बाद 1970 में इंदिरा गांधी डिसीजन लेती हैं कि चुनाव 1970 में लोकसभा भंग करने को कहती हैं, दिसंबर में लोकसभा भंग हो जाती है और 1971 में चुनाव हो जाते हैं। इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन जाती हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद ही आपको पता है भारत पाक का युद्ध, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश का जन्म होता है, युद्ध होता है। युद्ध के फलस्वरूप क्या होता है कि जैसे युद्ध होता है तो आर्थिक स्थिति हमारी काफ़ी पीछे चली जाती है। रक्षा उत्पादों पर, जो रक्षा बजट है, बजट का एक हिस्सा रक्षा उत्पादों पर खर्च किया जाता है। इसमें क्या होता है, तीसरे मानसून भी आपका बहुत ज़्यादा साथ नहीं देता है। 72-73 में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। अमेरिका काफ़ी प्रतिबंध लगा देता है युद्ध के चलते भारत पर। ठीक है,
इसके अलावा तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बढ़ जाती हैं कि भारत के आयात निर्यात पर इसका बहुत फर्क पड़ता है। देखते हैं इन बातों को, देखिए कैसे है कि 1971 के चुनाव में क्या होता है। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे पर आती है। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, विपक्ष ने क्या नारा दिया था, इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी कहती है वह इंदिरा हटाना चाहते हैं, मैं गरीबी हटाना चाहती हूँ। और जनता को एक उम्मीद होती है, जनता को एक उम्मीद बनती है इंदिरा गांधी से कि गरीबी हटाएंगी। तो इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आती हैं। लेकिन इसके 71-72 के सालों में हम देखते हैं कि देश की सामाजिक और आर्थिक दशा में कोई खास सुधार नहीं आया था। क्यों? क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान को लेकर पहले ही सीमा भारत पाक आ गए थे। इसमें क्या हुआ था, युद्ध हुआ था और 80 लाख शरणार्थी, एक तो युद्ध से वैसे ही पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा था हमें, दूसरे बांग्लादेश से जो अभी पूर्वी पाकिस्तान था उस वक्त अभी बांग्लादेश है, 80 लाख शरणार्थी भारत में आ चुके थे, पूर्वी भारत में आ चुके थे। 80 लाख के जनसंख्या जब आती है तो सीधा सा असर पड़ता है भारत की आर्थिक स्थिति पर, खाद्यान्नों पर असर पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। युद्ध के बाद क्या होता है, अमेरिका भी तिल मिला जाता है। अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा देता है कि भारत कैसे युद्ध कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बहुत कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे कीमती हो जाती हैं। अब इतनी कीमती हो जाती हैं, वस्तुओं की कीमतें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, रोज़मर्रा की वस्तुएं, कि 1973 में रोज़मर्रा की जो वस्तुएं होती हैं उन पर 23% और 1974 में 30% का कीमतों में इजाफा हो जाता है। कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं 1973-74 में, ठीक है। और इसके विपरीत क्या हो रहा था, औद्योगिक विकास हो नहीं रहा था और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसमें गाँव में तो बेरोजगारी का हालत इतनी ख़राब थी कि बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही थी गाँव में जो बेरोजगारी थी। अब सरकार क्या करती है, थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए इस वृद्धि को, जो आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके वेतन भत्तों में कटौती करती है। वेतन भत्तों में कटौती करने का असर यह होता है कि सरकारी कर्मचारी असंतोष हो जाते हैं, सरकार के विरुद्ध हो जाते हैं वो इस बात को लेकर जब उनके वेतनों में कटौती की जाती है। इधर एक कारण ये भी होता है कि 1972 से 1973 का जो मानसून रहता है वह असफल रहता है, पैदावार कम होती है, खाद्यान्न का जो उत्पादन होता है वह 80% तक कम हो जाता है। मैंने जितने भी अंडरलाइन किए हैं, 2 बच्चे आप लाइव हैं, अपना नाम लिखिए और मुझे कमेंट कीजिए आप कौन कौन हैं। और बेटा मैंने जो भी अंडरलाइन किया है वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे सारे, ठीक है। बॉक्स में ऑप्शन में आपके की जो आपातकाल की पृष्ठभूमि थी उसके कौन कौन से मुख्य कारण थे, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। और जो अभी मैंने सारे कारण गिनाए हैं वह कारणों में से इस तरह ABCD करके दे देंगे, जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया उन पर आप फोकस हो जाना, ठीक है। चलिए, अब कीमतों में खाद्यान्न उत्पादन में 8% की कमी हो गई थी, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। एक 1974 में 30% का कीमतों में 30% का इजाफा हुआ था और 73 में कितना हुआ था, 23% का इजाफा हुआ था, ठीक है। तो ये सारे कारण आ जाएंगे। आपातकाल लागू होने की जो परिस्थिति बनी थी, पृष्ठभूमि बनी थी, ये सभी कारण आपातकाल लागू होने की एक भूमि तैयार कर रहे थे। अब आप जरा सोचिए, इमेजिन करिए कि इस तरह की परिस्थितियां देश में उस वक्त बन रही थी जब 1971 का चुनाव इंदिरा गांधी जीत कर आई थी। तो ऐसे में आगे और क्या क्या होगा। अब क्या होता है, विपक्ष जब इस तरह की, अब इंदिरा गांधी के बस में ये परिस्थितियां नहीं थी, क्योंकि देखिए जब 80 लाख शरणार्थी आ गए थे तो वहाँ पर युद्ध करना भी हमें जरूरी था। मानसून पर कोई सरकार का वो नहीं था कि मानसून अच्छा रहे, कैसा भी रहे, वो मानसून की मर्जी है कि वो क्लाइमेट का वो होता है, ईश्वर की मर्जी होती है कि मानसून कैसा रहेगा उस साल। कीमतें बढ़ रही थी, इधर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे। तो ऐसे में सरकार का चुप बैठना भी सही नहीं था, क्योंकि हमारी भारत की अखंडता, एकता पर भी खतरा आ जाता। ये तो थी ये हालतें, ये स्थितियां बनी थी कि इस पर सरकार का कोई जोर नहीं था। इधर विपक्ष इन सभी मुद्दों को भुनाने में लगी हुई थी जनता का जन समर्थन लेने के लिए, ठीक है। कोई भी विपक्ष होता है इस तरह का, जब महंगाई बढ़ती है, आज भी हम महंगाई के नाम पर वोट लेते हैं, वोट मांगता है विपक्ष, तो उस वक्त भी यही हो रहा था। बदहाली को लेकर देश में असंतोष का माहौल पनप रहा था। अब ठीक है, बात इतनी सी नहीं थी कि ये जो माहौल था, जो सरकार का विरोध था, वो 1960 से ही होने लग गया था, ठीक है। 1960 में ही क्या हुआ था, जब भारत देश आज़ाद हुआ था, 1960 से विरोध होने लग गया था। और यहाँ पर
जो कुछ समूह ऐसे थे, जैसे हमने पढ़ा था कि भारतीय कांग्रेस ने जैसे सरकार बनाई थी, समाजवादी व्यवस्था में वह अपना विश्वास रखती थी, लेकिन मार्क्सवादी भी एक समूह था जो छात्र जिसमें शामिल थे, वो संसदीय जो व्यवस्था रहती थी उसमें विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूह की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी, वो 1960 से ही बढ़ने लग गई थी, जो पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार तक उठाने में जो ये कहते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करें, चाहे हमें हथियार ही ना उठाने पड़े, जो भी वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था है उसको पूरी तरह चेंज कर दिया जाए। और इसी का परिणाम निकल के आया था मार्क्सवादी, लेनिनवाद, नक्सलवादी। ठीक है, ठीक है, पहले आपके था ये चैप्टर में, अभी आपके चैप्टर में मॉडिफाई कर दिया है, तो कट कर दिया है। नक्सलवादी क्या है? बंगाल के दार्जिलिंग एरिया के पहाड़ी इलाके में एक आदिवासी समूह था, वह अपने हकों को लड़ने के लिए समूह बनाते हैं, सरकार से उनका विरोध होता है। ऐसे में चारू मजूमदार एक स्थानीय नेता होते हैं वहाँ के, वो क्या करते हैं, सीपीआई से हटके, मतलब मार्क्सवादी से हटके मार्क्सवादी लेनिनवादी एक अलग से पार्टी बनाते हैं, और वो जो भूमि मालिक होते हैं, भूस्वामी होते हैं, उनको हिंसा के माध्यम से उनकी भूमि को छीन कर पूंजीपति हों, भूस्वामी हो, गरीबों में बांटना, इस तरह से नक्सलवादी आंदोलन चला था। सरकार ने बाद में उसको दबा दिया था, उस नक्सलवादी आंदोलन को। तो इस तरह की गतिविधि देश में चली रही थी आजाद 1960 के दशक से। ठीक है, अब क्या होता है, अब पहले हम आपातकाल लगने से पहले हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में क्या हो रहा था। हम यहाँ पर देखेंगे गुजरात और बिहार में क्या हो रहा था। देखिए, गुजरात और बिहार में दोनों ही जगह सरकार कांग्रेस की थी। होता क्या है, खाद्यान्न पे वृद्धि होती है, खाद्य तेलों पे वृद्धि होती है, भ्रष्टाचार को लेकर, और कीमतों में जो वृद्धि होती है, छात्र आंदोलन करते हैं। अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में और बिहार में दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ छात्र आंदोलन ने इन दोनों प्रदेशों में राजनीति पर गहरा असर डाला था। ये असर राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी दूरगामी प्रभाव पड़े थे इसके। 1974 के जनवरी माह में, याद रखना गुजरात में आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1974 के जनवरी के महीने में गुजरात के छात्रों ने किन किन मुद्दों को लेकर खाद्यान्न, खाद्य तेल, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग थे उनके आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया छात्रों ने, ये मुद्दे थे उनके, जनवरी माह में छेड़ा था 1974 में। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। जब ये छात्र आंदोलन कर रहे होते हैं तो राजनीतिक पार्टियां भी इसमें शामिल हो जाती हैं। ऐसे में एक राजनीतिज्ञ शामिल हो जाते हैं, मोरारजी देसाई, जो सिंडिकेट के सदस्य थे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे। ठीक है, उनकी इंदिरा गांधी से वैसे ही नहीं बनती थी। अब वो उस आंदोलन में आ जाते हैं, तो वो अब जो आंदोलन होता है वह राजनीति का रूप ले लेता है, जो छात्र आंदोलन होता है वह राजनीति का रूप ले लेता है। इसमें मोरारजी देसाई कहते हैं कि वर्तमान जो सरकार है उसका विघटन करके नए तरीके से चुनाव करवाए जाएं। अगर नए तरीके से चुनाव नहीं करवाए जाते हैं तो मैं अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। ऐसे में चलो डिसाइड हो जाता है, इंदिरा गांधी वहाँ के लिए जो सरकार होती है, केंद्र सरकार, चुनाव करवाने के लिए राजी हो जाती है, और चुनाव आज हो जाते हैं, और चुनावों का नतीजा जाता है कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस हार जाती है वहाँ पर। ये तो था गुजरात का मामला, जनवरी में हो रहा था, ये याद रखना, उस वक्त टाइम था जनवरी 1974। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि बिहार में 1974 में मार्च में, अब देखिए वहाँ जनवरी में फैला, यहाँ पर अच्छा, ये जो चुनाव हुए थे 1975 के जून में हुए थे। ठीक है, विधानसभा के जून में चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस इस चुनाव में हार गई थी। ठीक है, इस पैरे में से ये क्वेश्चन बनेंगे आपके। अब होता क्या है, 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतें, मुद्दे वही थे जो गुजरात में मुद्दे थे, कीमतें बढ़ रही थी, खाद्यान्न का अभाव था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। उधर गुजरात में आंदोलन छिड़ा हुआ था, इधर बिहार में आंदोलन छिड़ा हुआ था। इधर भी कांग्रेस की सरकार थी, उधर भी कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ पर भी बिहार में भी कहा गया था कि कांग्रेस की सरकार को, मतलब सरकार को विघटन कर दिया जाए, विधानसभा का फिर से चुनाव कराया जाए। अब ऐसे में छात्र क्या करते हैं, निमंत्रण भेज देते हैं जेपी को। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लिए निमंत्रण भेजते हैं कि आप आइए और आंदोलन को संभालिए। जयप्रकाश नारायण उस वक्त सक्रिय राजनीति से
संन्यास ले चुके थे 1955 में ही, और वो गांधीवादी सिद्धांतों को फॉलो कर रहे थे। नेहरू के उत्तराधिकार के रूप में माने जाते थे, मार्क्सवाद को वो फॉलो करते थे। ठीक है, अब जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं इस आंदोलन में तभी भाग लूंगा, आपके आंदोलन में तभी आऊंगा, एक तो पहली शर्त ये है कि यह आंदोलन अहिंसक रूप से होगा। ठीक है, दूसरा ये था कि यह आंदोलन सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, यह आंदोलन पूरे विश्व में, पूरे देश में फैलेगा। छात्र इसके लिए राजी हो जाते हैं। अब यह आंदोलन हो जाता है जेपी के नेतृत्व में आगे बढ़ता है यह आंदोलन। ठीक है, ये दोनों आंदोलन गुजरात में अलग चल रहा था, इधर बिहार में अलग चल रहा है। एक और देश में परिस्थिति बन रही थी उस वक्त, रेल कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी। वो किसके नेतृत्व में चल रही थी? वो चल रही थी जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। यहाँ से क्वेश्चन 1974 का बना लेना बच्चों, मार्च में हुआ था आंदोलन यहाँ पर बिहार में। ठीक है, और जेपी के किसने आंदोलन नेतृत्वकर्ता कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे यहाँ पर नेतृत्वकर्ता। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेना आप, सामाजिक कार्यकर्ता थे वे, इसमें से यहाँ से क्वेश्चन ये आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने भी बिहार कांग्रेस को बर्खास्त करने की बात कही थी, बिहार कांग्रेस सरकार को बर्खास्त किया जाए। अब देखिए, जेपी ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। क्वेश्चन आ जाएगा, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। और शब्दों का, और उन्होंने कहा था सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की मांग किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने की थी बिहार से। क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, संपूर्ण क्रांति और सच्चे लोकतंत्र की बात आएगी। ठीक है, सरकार के खिलाफ घेराव, बंद और हड़ताल की स्थिति बनती है, यह सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हो जाता है, और जयप्रकाश चाहते थे कि यह पूरा आंदोलन बाकी के जगहों पर भी फैले। एक यहाँ पर ये देखिए बॉक्स में दिया है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये कांग्रेस के अध्यक्ष DK बरुआ थे 1974 में, उस वक्त यह नारा दिया था। क्वेश्चन आने के कोई चांस नहीं है, फिर भी आगे आप कंपटीशन फाइट करते हैं। इस तरह की बातों को आप अपने दिमाग में रखा करिए, क्योंकि इससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और हमें राजनीति विज्ञान और ज़्यादा से अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। जेपी ने क्या किया? राष्ट्रव्यापी, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही उन्होंने रेलवे कर्मचारियों का भी आंदोलन चल रहा था। अब रेलवे कर्मचारियों का जब आंदोलन चल रहा था तो रेलवे का, आप सोचिए, रेलवे कर्मचारियों का आंदोलन चलने का मतलब था रेलवे से ना केवल लोग आवाजाही करते हैं, अगर आज वर्तमान में ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा साधन पूछा जाता है, सबसे बड़ा जरिया है, तो वह रेलवे है। जो माल का आयात इधर उधर वाहन हो रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल इधर से उधर जा रहा है, तो वो रेलवे द्वारा जा रहा है। रेलवे के कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं, किसके नेतृत्व में? जॉन फर्नांडिस के नेतृत्व में। इनकी क्या मांगे थी कि हमारे कार्य की घंटे कितने होंगे, हमारे वेतनों में वृद्धि की जाए, बोनस दिया जाए हमें, इस तरह की रेलवे के कर्मचारियों की मांगे थी। ठीक है, रेलवे कर्मचारियों को मांग को जो हड़ताल 20 दिन तक हड़ताल रही थी, देश की जो अर्थव्यवस्था थी, अगर 2 दिन रेल नहीं चले तो क्या हालत होती है। चलो, लेकिन माल इधर उधर, लोग अगर नहीं जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माल अगर नहीं जाता है, देश का एक राज्य से दूसरे राज्य में माल नहीं जाता है, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन 20 दिन बाद यह हड़ताल खत्म हो जाती है, बिना किसी शर्त के इस हड़ताल को समाप्त कर दिया जाता है। 3 परिस्थितियां बन चुकी थी अपनी। ठीक है, ये देखिए 1975 में जेपी ने यहाँ तक अपने आंदोलन को आगे बढ़ा दिया था कि संसद का मार्च भी किया था, संसद भवन तक मार्च का नेतृत्व किया था। कहा जाता है कि देश की राजधानी में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी जितनी जेपी ने की थी। बिहार से चल के आंदोलन संसद भवन तक पहुंच गया था, और इतनी बड़ी रैली देश की राजधानी में अभी तक नहीं हुई थी। जैसे ही ये रैली हो रही थी, अब इसमें और भी पार्टी आके मिल जाती हैं, जैसे कांग्रेस भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी, और जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन भी मिलना शुरू हो जाता है। और जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में देखा जाता है कि जयप्रकाश नारायण भी एक अच्छे PM हो सकते हैं। इस तरह की बातें चलने लगती हैं। ठीक है, तो गुजरात और बिहार दोनों राज्यों में आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना, लेकिन सरकार इधर क्या मान रही थी? जो यह आंदोलन है, ये गुजरात और बिहार की सरकार के खिलाफ नहीं है। रेलवे का आंदोलन तो दवाई दिया था, हड़ताल दवाई दी थी सरकार ने, मना लिया था कैसे न कैसे,
लेकिन सरकार का ये कहना था गुजरात और बिहार में जो आंदोलन हो रहे हैं वह राज्य सरकार के खिलाफ नहीं हो रहे हैं, वे केंद्र में खासकर इंदिरा गांधी, इस वक्त वर्तमान में जो पीएम है इंदिरा गांधी के खिलाफ हो रहे हैं। इस तरह की बातें सरकार कह रही थी। ठीक है, सरकार ये अपनी बात इस तरह कह रही थी और आंदोलन को एक इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ बताकर व्यक्ति के विरोध में बता रही थी इस आंदोलन को सरकार। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में जान लेते हैं। 1902 से 1989 में इनका मृत्यु हो गई थी। मार्क्सवादी थे युवावस्था में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव रहे थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के नायक रहे थे। ये जो बॉक्स में बच्चों जितनी भी आपको जानकारी दी होती है इनको बार बार पढ़ा करो। इन बॉक्स में से कहीं से भी आपके पूछा जा सकता है। नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था। 1955 के बाद इन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी थी और गांधीवादी बनने के लिए भू आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। नगा विद्रोहियों से सुलह की थी, कश्मीर की शांति में प्रयास किए थे और जो चंबल के डकैत थे उनसे आत्मसमर्पण करवाया था। ये जेपी के कार्य रहे थे जेपी के जीवन काल में। अगर जयप्रकाश नारायण से क्वेश्चन बनेंगे तो इस बॉक्स में से बनेंगे। बाकी के बिहार के आंदोलन को लेकर किसने नेतृत्व संभाला? जेपी ने संभाला, जयप्रकाश नारायण ने संभाला। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे जयप्रकाश नारायण से। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं अपना। चलिए ये देखिए रेलवे की हड़ताल, इसमें मैंने समझा दिया था आपको। ठीक है, कि 20 दिन के बाद यह हड़ताल बगैर किसी समझौते के वापस ले ली गई थी। क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, क्या कोई समझौता हुआ था? नहीं, कोई समझौता नहीं हुआ था, बगैर किसी समझौते के वापस ले ली थी। ठीक है, 1974 में ये क्या हुआ था? जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों का नेतृत्व किसने किया था? राष्ट्रीय समय समिति ने जॉर्ज फर्नांडिस नेतृत्व में किया था। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए एक स्थिति आपकी ये बन चुकी थी। अब क्या होता है, इस बीच में जब इंदिरा गांधी 1967 में प्रधानमंत्री बनती हैं और वो कुछ कार्य करना चाहती हैं, इसी बीच में क्या होता है, उनके जो नई नई नीतियां पहल करती हैं तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में संघर्ष होता है। ठीक है, इंदिरा गांधी जैसे जैसे कोई नीतियां लाती हैं, न्यायपालिका उस पर रोक लगा देती है कि यह संविधान के खिलाफ है। इधर इंदिरा गांधी सरकार का यह कहना था कि न्यायपालिका हमारे जो हम कार्य देश के हित में जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें अड़चन लगाती है, अड़ंगे अड़ाती है। अब इनमें विवाद होता है, तो ये विवाद क्या होता है, तीन प्रश्न आते हैं, 3 संवैधानिक मसले उठते हैं। वह 3 संवैधानिक मसले ये होते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा लेना। क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब दिया था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती। देखिए पहला क्वेश्चन उठता है, सरकार पूछती है संसद से, तो न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट से, क्या संसद मौलिक अधिकार में कटौती कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट तक कहता है नहीं कर सकती। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरी बात पूछी जाती है, संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काटछांट कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का भी यही कहना था कि संविधान में इस तरह का संशोधन नहीं हो सकता। यहाँ पर भी ना कह देती है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यहाँ पर भी ना कह देता है। और तीसरे में बोलता है, संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन कर चुकी थी अब संसद, कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है संसद। सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर भी मना करता है कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते। अब देखिए, सरकार उस वक्त जो सरकार चला रहा था, जो भी सरकार में जो बैठे हुए थे व्यक्ति, उस वक्त परिस्थितियां ऐसी थी, उन्होंने कुछ वादे किए थे, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, भूमि अधिग्रहण को लेकर बातें हो रही थी। ठीक है, और किस तरह काम होंगे, तो इधर संपत्ति का, जैसे संपत्ति में काट छाट कर सकती है, राजाओं के पीढ़ी पर से खत्म किए, इस तरह की बातें। इधर ये मौलिक अधिकार भी दे दिए गए थे। अब सर्वोच्च न्यायालय तो सिर्फ संविधान के आधार पर चलता है, न्यायपालिका संविधान के आधार पर चलती है। संविधान में जो लिख दिया गया है वही, उसी के आधार मानते हुए न्यायपालिका अपना कार्य करती है। लेकिन सरकार परिस्थितियां कैसी बन रही हैं उस आधार पर काम करती है। जब संविधान लिखा गया था परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के बाद भारत में क्या क्या कंडीशन बनी, क्या क्या परिस्थितियां रहीं, उसके अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन करना जरूरी था। अगर संविधान में संशोधन नहीं करेंगे तो वह संविधान एक लोकतांत्रिक संविधान नहीं रह जाएगा। फिर संविधान को अगर
आपने समय रहते उसमें परिवर्तन नहीं किया तो फिर वो आमूलचूल परिवर्तन की मांग हो जाती है, क्रांति हो जाती है व्यवस्था में। तो ऐसे में संविधान में संशोधन होता है, न्यायपालिका मना कर देती है, बहुत झगड़ा होता है, हाँ ना सरकार और न्यायपालिका के बीच में। ऐसे में न्यायपालिका एक सिद्धांत देती है, मूल ढांचे का सिद्धांत, केशवानंद भारतीवाद में। 1973 में केशवानंद भारतीवाद आता है, 1973 में। और यहाँ पर भी एक मठ था, केशवानंद वहाँ के मठाधीश थे। वहाँ पर मंदिर की भूमि को अधिग्रहण कर लिया जाता है। केशवानंद जाते हैं अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए वहाँ पर अब तक हाँ ना की स्थिति हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत हो चुका कि संसद कब तक कहाँ पर अपने नियम लागू कर सकती है और कोर्ट कहाँ तक मना करेगी। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया बुनियादी ढांचे का, संघात्मक ढांचे का। ये रहा बुनियादी ढांचा, ठीक है। किस वाद में दिया था? केशवानंद भारतीवाद में दिया था। क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और उसमें कहा था ठीक है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अब ये मूल ढांचा क्या था? सरकार द्वारा यह भी प्रश्न उठाया गया था कि मूल ढांचा क्या है। तो संविधान ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये हम वक्त वक्त पर बताते रहेंगे कि मूल ढांचा क्या है, ठीक है। मूल ढांचे को कोई डिफाइन नहीं किया, फिर भी कुछ तत्व ऐसे थे जो मूल ढांचे के अंतर्गत समाहित किए गए और उसी वक्त परिभाषित कर दिए गए, ठीक है। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, देश का संघात्मक ढांचा है, पंथ निरपेक्षता है, ठीक है, राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है। इस तरह की बातें मूल ढांचे के अंतर्गत समाहित की गई। बाकी के वक्त वक्त पर हमें पता चलता रहेगा, ठीक है। ये न्यायपालिका कहना था। इसके अलावा दो और बातें थी जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों में जो तनाव बढ़ा था उसकी ओर इशारा करते हैं। जब 1973 का केशवानंद भारतीवाद के बाद एमएन सीकरी उस वक्त मुख्य न्यायाधीश थे जो केशवानंद भारतीवाद का फैसला सुनाया था, और फैसला सुनाते ही वो रिटायर हो जाते हैं, मुख्य न्यायमूर्ति का पद खाली हो जाता है। इससे पहले क्या होता था, जब मुख्य न्यायमूर्ति के पद को भरा जाता था तो वरिष्ठता के नियम को ध्यान में रखा जाता था। मतलब उनके नीचे जो सेकंड लास्ट होंगे उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो परंपरा चली आ रही थी, जो परिपाटी चली आ रही थी, उसका उल्लंघन करते हुए 3 न्यायाधीशों को पीछे हटाते हुए 4th न्यायाधीश अजीत रे थे, उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाता है, ये देखिए 1973 में केशवानंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के तुरंत बाद मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी चली आ रही थी, और 1973 में 3 न्यायाधीशों को, ठीक है, ये 3 न्यायाधीश थे, इन 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी कर दी जाती है। अनदेखी कर दी जाती है और एएन रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, 1973 में कौन मुख्य न्यायाधीश के पद से, यहाँ किताब में आपका नाम नहीं है कौन हटे, लेकिन कौन मुख्य न्यायाधीश बने? तो प्रश्न आपका आ जाएगा यहाँ से, आंसर होगा आपका एएन रे मुख्य न्यायाधीश बने थे 1973 में, ठीक है। आंसर आपका ये होगा, प्रश्न यहाँ से बनेगा आपका। तो ये मुद्दा विवादास्पद बन गया, ठीक है। इसके अलावा संविधान की विरुद्ध फैसला गया ये। ऐसे में अगर, अच्छा इनको क्यों बनाया गया था? इनको इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो बुनियादी ढांचे की जो बात आई थी, जो संवैधानिक पीठ बैठी थी, संवैधानिक पीठ का मतलब ये होता है 5 न्यायाधीश तो कम से कम संवैधानिक पीठ में होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो केशवानंद भारती बात था उसमें 11 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी, ठीक है। तो जो 5 न्यायाधीशों की एक निर्णय था, इसमें क्या है, एएन रे सरकार के पक्ष में थे, एक विवाद था, सरकार के पक्ष में थे। इस वजह से इंदिरा गांधी, मतलब सरकार से मेल खाती थी इनकी सोच थी, तो सरकार ने एएन रे को, अजीत रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होता है, प्रधानमंत्री के कुछ नजदीकी लोग होते हैं, जब बार बार में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में विवाद होता है नीतियों को लेकर, तो प्रधानमंत्री के कुछ करीबी होते हैं, यहाँ तक कि इसमें प्रधानमंत्री भी ये बात महसूस करने लगती हैं कि एक प्रतिबद्ध नौकरशाही और प्रतिबद्ध न्यायपालिका होनी चाहिए। प्रतिबद्ध न्यायपालिका और नौकरशाही की जरूरत के बारे में बात करने लगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है
कि कार्यपालिका की सोच के अनुकूल होनी चाहिए। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, नौकरशाही का मतलब ये होता है। ये इस संघर्ष का चरम बिंदु था। मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो विवाद चल रहा था वह इस संघर्ष का चरम बिंदु था। वो था कि एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के जो चुनाव लड़ा था 1971 में उसको रद्द कर दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। ये आपातकाल की पृष्ठभूमि चल रही है बच्चों, ठीक है, कि कैसे आपातकाल लगे, स्थिति क्या बनी थी उससे पहले। ऐसे नहीं अचानक इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था, कुछ उनके खिलाफ कुछ बातें हुई थी सरकार के खिलाफ और तब आपातकाल लगाया गया था। अब देखिए 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा, क्वेश्चन मार्क लगा देना, डेट थी आपके 12 जून, और एक फैसला सुनाया। उन्होंने इस फैसले में इंदिरा गांधी के लोकसभा के निर्वाचन को अवैधानिक घोषित किया, ठीक है, और उनकी संसद से सदस्यता रद्द हो गई, जिसमें कहा जैसे ही उनके निर्वाचन को अवैधानिक घोषित किया तो सदस्यता रद्द हो गई। अब वो पीएम थी, सदस्यता रद्द होने का मतलब है कि वो पीएम पद पर भी नहीं रहेंगी अगले, तब तक वह 6 महीने के अंदर दूसरा चुनाव नहीं लड़ लेती हैं। देखिए इसमें इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। न्यायमूर्ति ने यह फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया। अच्छा, ऐसा तो है नहीं है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अचानक से फैसला दिया। इंदिरा गांधी के विरुद्ध कौन खड़े हुए थे? समाजवादी नेता थे राजनारायण। उन्होंने एक चुनाव याचिका लगाई। उन्होंने कहा कि जब यह चुनाव लड़ा गया था 1971 का, इसमें इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को चुनाव में काम में लिया था, क्योंकि रूल है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को चुनावों में काम में नहीं लिया जा सकता, चुनाव प्रचार में इस तरह के काम में नहीं लिया जा सकता। अब इंदिरा गांधी पे आरोप लगते हैं, वह जांच पड़ताल होती है, सच पाए जाते हैं, तो इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवा का इस्तेमाल किया है। उच्च न्यायालय ने यह फैसला दे दिया। उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब था कानूनन इंदिरा गांधी नहीं रही, सांसद नहीं रही, और अगले 6 महीने की अवधि में दोबारा उन्हें निर्वाचित नहीं होती हैं तो वह पीएम पद पर भी नहीं रहेंगी अगले 6 महीने तक, क्योंकि संविधान में व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर रह सकता है, विधायक रह सकता है, एमपी रह सकता है, एमएलए रह सकता है, प्रधानमंत्री भी रह सकता है, बशर्ते उसे 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना होगा, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर उन्हें चुनाव जीतना था। अब इंदिरा गांधी क्या करती हैं, इस फैसले के विरुद्ध जाती हैं मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपील करती हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 24 जून को अपना फैसला सुनाता है। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला देता है और आंशिक स्थगनादेश सुनाते हैं, मतलब आंशिक रूप से एक फैसला सुनाते हैं। वह कहते हैं कि वह सांसद बनी रहेंगी जब तक कि फैसले को लेकर की गई अपील में सुनाई, कहते हैं कि सांसद बनी रहेंगी लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि इंदिरा गांधी सांसद तो बनी रहेंगी जब तक मामले की जांच अच्छे से नहीं हो जाती है, लेकिन वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगी। अब किस बात की प्रधानमंत्री, जब वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ही नहीं ले सकती तो प्रधानमंत्री किस बात की वो। तो फैसला इस तरह आता है। ये डेट थी आपकी 24 जून, ध्यान रखना 24 जून की डेट थी। 24 जून को ये हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 24 जून को ही हो जाता है तो एक बहुत बड़ा, मतलब इधर आपने बिहार का आंदोलन देखा, गुजरात का आंदोलन देखा, रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल देखी आपने, ठीक है। बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही थी, खाद्यान्नों पर खाद्यान्न का संकट आ रहा था, तेल की कीमतें बढ़ रही थी, अमेरिका का दबाव था, बहुत सारी मतलब सारी चारों ओर से एक संकट आ खड़ा हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार को गिराने के लिए एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए मैदान तैयार हो चुका था। और जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में क्या होता है कि विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के लिए इस्तीफे पर दबाव डाला। अब क्या कहते हैं, जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दल भी आ जाते हैं। बताया था कांग्रेस ओ आ जाती है, लोकदल आ जाता है, सोशलिस्ट पार्टी आ जाती है और कहते हैं इस्तीफा दीजिए इंदिरा गांधी से। और 25 जून को वो क्या करते हैं, 1975 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन करते हैं। ये 25 जून की बात है, दिन में प्रदर्शन हो रहा था। ये
पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से आहन किया जाता है। यहाँ तक कि जेपी द्वारा पुलिस है, सेना है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे इस बात को कहा जाता है कि आप सरकार के जो नीतियां हैं उनके पक्ष में कार्य ना करें, सरकार की गलत बातों में आप साथ ना दें। ऐसी कंडीशन में बताओ क्या होगा। ऐसी कंडीशन में उस वक्त परिस्थिति ऐसी बन चुकी थी कि चाहती तो सेना भी भारत के शासन पर हावी हो सकती थी। उस वक्त 25 जून को ये रैली होती है रामलीला मैदान में, और 25 जून की रात को क्या होता है, सरकार ने इन घटनाओं के मद्देनजर जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी। लो, लग गया आपातकाल। और 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की देश में गड़बड़ी की आशंका है। किस आधार पर लगा था? गड़बड़ी की आशंका। 25 जून की रात को लगा था यह आपातकाल, ठीक है, आकाशवाणी की थी। इसके साथ ही गड़बड़ी की ये शब्द ध्यान रखना, गड़बड़ी की आशंका, संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। इस 352 को बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। देखिए अब 352 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया, क्वेश्चन मार्क लगा लेना, कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है, ठीक है। और सरकार ने कहा बाहरी आक्रमण तो हुआ, बाहरी आक्रमण के वक्त तो जब चीन का युद्ध हुआ, पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस वक्त आपातकाल एक कंडीशन तो वो होती है, लेकिन यह आंतरिक गड़बड़ी हो रही थी। और सरकार ने कहा था कि देश में ऐसी गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है कि आपातकाल की घोषणा जरूरी हो गई है, और सरकार ने यह आपातकाल लगा दिया। अब देखा जाए तो तकनीकी रूप से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तकनीकी रूप से देखा जाए, अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कार्टून कह रहा है सेना से सरकार के खिलाफ बगावत करने को कहने जैसा जान पड़ता है। देखिए बिल्कुल, जब जेपी ने कहा कि पुलिसकर्मी और सेना भी उनका कहना ना माने, तो कहा जा रहा है कि सेना भी उनके खिलाफ हो जाए। तो ऐसे में परिस्थिति बन गई थी आपातकाल वाली, ठीक है। अब प्रश्न उठ रहा है क्या यह आपातकाल लगाना सही था? तो देखा जाए तकनीकी रूप से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि संविधान में इस बात का वर्णन कर दिया गया है कि जब भी बाहरी और आंतरिक गड़बड़ी हो तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 लग जाएगा, 352 लग सकता है। तो सरकार ने लगा दिया 352, ठीक है। सरकार की शक्तियों के दायरे में था। हमारे संविधान सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, ठीक है, यहाँ पर यह कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए हो गया। अब जैसे ही आपातकाल लग जाता है तो होता क्या है कि देश का जो संघात्मक ढांचा होता है वह एकीकृत व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। मतलब संघ में क्या होता है, केंद्र में और राज्यों के शक्तियों का बंटवारा होता है, वह सारी शक्तियां आ जाती हैं केंद्र में स्थित हो जाती हैं, ठीक है। केंद्र में स्थापित हो जाती हैं सारी शक्तियां। बंटवारे का संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है, सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में चली जाती हैं। चाहे ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा मौलिक अधिकारों का रोक भी लगा सकती है। अब देखिए एक दूसरी तरफ ये होता है कि सरकार मौलिक अधिकारों पर भी रोक लगा सकती है, चाहे एक मौलिक अधिकार हो, चाहे वह सभी मौलिक अधिकार हो, ठीक है। सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति में कामकाज नहीं किए जा सकते हैं और विशेष शक्तियां प्रदान की जाती हैं, ठीक है। लोकतंत्र नहीं रह जाता है उस वक्त, विशेष शक्तियां प्रदान की जाती हैं। 25 जून 1975 की रात को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति, अब देखिए जब आपातकाल लगता है, जो आपातकाल लगाते हैं उसकी घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा लेना यहाँ पर। 25 जून की रात को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लागू करने की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने तुरंत उद्घोषणा कर दी। आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों की, अब अखबारों की भी बिजली काट दी, अखबारों में ये खबर छपे नहीं, इस वजह से अखबारों की लाइट काट दी जाती है और अखबारों में भी ये खबर छप नहीं पाती है, ठीक है। आपातकाल लग गया, फखरुद्दीन अली अहमद ने घोषणा कर दी। क्वेश्चन राष्ट्रपति से आ जाएगा कि उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। सुबह 6 बजे मीटिंग बुलाई जाती है मंत्रिमंडल की 26 जून को, और मंत्रिमंडल को इस फैसले से अवगत कराया जाता है कि देश में आपातकाल की स्थिति है, ठीक है। तो ये सारा घटनाक्रम था। क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाएगा कि मंत्रिमंडल की बैठक कब बुलाई गई? 26 जून सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक बुलाई गई जिसमें इनको इस बात से अवगत कराया गया, सूचना दी गई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं परिणाम। परिणाम क्या क्या हुए आपातकाल के? आपातकाल लग चुका था, अब परिणाम क्या हुए? सरकार के इस फैसले से एक बार तो जो आंदोलन चल रहा था वह रुक गया, हड़तालें रुक गई। जो नेता थे
उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। जो नेता बच गए थे वो भूमिगत हो गए थे, भूमिगत होकर ही वो बाद में उन्होंने आंदोलन चलाए रखा अपना। ठीक है, इधर आपके कुछ जैसे दो दल थे, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किस आधार पर? कि कहीं ये सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका को मद्देनजर रखते हुए ये दो ऐसे धार्मिक समुदाय थे, धार्मिक संगठन थे जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है, धरना प्रदर्शन हड़ताल की अनुमति नहीं थी किसी को भी। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आपातकाल के प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों को विभिन्न मौलिक अधिकारों को निष्प्रभावी कर दिया गया। नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए और निवारक नजरबंदी के आधार पर बहुत बड़ी संख्या में नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये निवारक नजरबंदी क्या है? निवारक नजरबंदी अपराध से पूर्व गिरफ्तारी है। मतलब सिर्फ अपराध की आशंका होने पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना निवारक नजरबंदी होता है। तो सरकार को लगा यहाँ पर अपराध हो सकता है, यहाँ से मतलब ये व्यक्ति अपराध को बढ़ावा दे रहा है, सरकार ने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। ऐसे में व्यक्ति के पास क्या उपाय रह जाता है अपने आप को सही साबित करने के लिए, छुड़ाने के लिए? उसके पास एक याचिका होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 जो सभी मौलिक अधिकारों का आत्मा कहा गई है, आर्टिकल 32 को मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा गया है। ठीक है, सब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और 226 के तहत हम उच्च न्यायालयों में जा सकते हैं। तो एक याचिका दायर की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे उन्होंने, या फिर उनके जो गिरफ्तार नहीं हुए थे कोई दूसरा भी उनके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकता है। लेकिन ये भी सरकार ने मना कर दिया था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका मंजूर नहीं होगी। ऐसे में हाई कोर्ट, कुछ हाई कोर्ट कहते हैं नहीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को मंजूर कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ बैठती है इन सभी बातों में। देखिए इसमें यह है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे अब। ठीक है, होता क्या है, हाई कोर्ट फिर भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करने के लिए तैयार थी। लेकिन 1976 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया, क्योंकि उच्च न्यायालय कह रहा था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख को, याचिका को हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन 1975 को जून महीने में 1976 को जून महीने में सर्वोच्च न्यायालय की बैठक होती है, संविधान पीठ बैठती है और उस मामले को उलट दिया और कहा कि इसका आशय यह है, जैसे मामले को उलट दिया तो इसका आशय क्या है कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिकों के जीवन और आज़ादी का अधिकार भी वापस ले सकती है। जब हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रही है कि सरकार कुछ भी कर सकती है, उनके मूल अधिकारों का हनन हुआ है। न केवल उनको गिरफ्तार किया गया है निवारक नजरबंदी के तहत, सरकार चाहे तो उनके जीवन के अधिकार को भी छीन सकती है। ठीक है, जीवन और आज़ादी के अधिकारों को भी छीन सकती है। चलिए, ये हो गया। कुछ नेता भूमिगत हो गए थे, ये मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मत लगाना। ठीक है, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा, दो अखबार थे, इंडियन एक्सप्रेस एंड स्टेटमेंट जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। क्वेश्चन आ जाएगा वह कौन से दो पेपर थे जिन्होंने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया था? तो वो था इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट। ये सेंसरशिप क्या है? सेंसरशिप से मतलब आपका ये है कि खबर छपने से पहले आप क्या छापने जा रहे हैं आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी, इसको बोलते हैं सेंसरशिप। लेकिन दो अखबार ऐसे थे, सेमिनार और मेन स्ट्रीम, उन्होंने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना ही मुनासिब समझा। मतलब ये दो अखबार तो बंद ही हो गए थे। तो ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाएगा, कौन से दो अखबारों ने सेंसरशिप का विरोध किया? इंडियन एक्सप्रेस एंड स्टेटमेंट। और कौन से दो अखबार थे जो बंद हो गए थे? सेमिनार एंड मेन स्ट्रीम। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक कन्नड़ लेखक शिवराम कारात और पद्मश्री सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने लोकतंत्र के विरोध में, मतलब ये लोकतंत्र का विरोध, दमन हो रहा है, इस दमन के खिलाफ अपने जो पद्म भूषण और पद्मश्री जो पुरस्कार मिले थे उनका त्याग कर दिया, वह सरकार को वापस लौटा दिए। तो क्वेश्चन आपका वहां से आ जाएगा। ठीक है, अपनी पदवी लौटा दी।
क्वेश्चन आपका तो इन दोनों लेखकों के नाम आ जाएंगे आपके कि कौन से वह दो लेखक थे जिन्होंने आपातकाल के विरोध में लोकतंत्र के दमन में अपने पुरस्कारों का दमन पुरस्कारों को वापस कर दिया था सरकार के लिए। तो फणिनाथ रेणु और आपके वो कन्नड़ के लेखक आ जाएंगे। चलिए, अब संसद के ने संविधान के सामने नई चुनौतियां खड़ी की। इंदिरा गांधी के मामले में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में एक संविधान में एक संशोधन हुआ। अब हुआ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के मामले में जो फैसला दिया था, तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि क्यों ना संविधान में ही संशोधन कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, एक संविधान में संशोधन हुआ कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये संविधान में संशोधन हो गया। 42वां संविधान संशोधन हुआ। इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बहुत सारे प्रावधान संविधान में जोड़े गए, जिसको 42वें संविधान संशोधन को इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक छोटा संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जरिए बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए थे। एक खास बात यह भी हुई थी कि जो लोकसभा का कार्यकाल था वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। सीधा सीधा मतलब इसका ये था कि 1971 के बाद चुनाव 1976 में होने थे, और अगर यह साल 6 साल हो जाता है तो अब चुनाव करवाए जा सकते थे 1978 में। ठीक है, अब देखिए आपातकाल के सबक। अब आपातकाल में क्या हुआ, अब जैसे ही आपातकाल लगा तो एक बार को तो ये लगा कि लोकतंत्र खत्म ही हो गया और लोकतंत्री कमियां निकल के आई, लेकिन ये सही साबित नहीं हुआ। लोकतंत्र ने और अपनी मजबूती से अपना कायम रहा, लोकतंत्र नहीं गया था। देखिए, दौरान भारत के लोकतांत्रिक नहीं रह गया था आपातकाल के दौरान। ठीक है, बहुत से पर्यवेक्षक ये मानते थे, लेकिन ध्यान देने की बात है थोड़े ही दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक ढर्रे पर लौट आया था। आपातकाल 18 महीने रहा था, को एक आध महीने 1.5 महीने तक ऐसा लगा था कि हाँ तानाशाही आ गई है देश में, लेकिन फिर से अपनी व्यवस्था उसी लोकतांत्रिक तरीके से चलने लग गई थी। ठीक है, दूसरे, आपातकाल में संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के अंतर्गत कुछ उलझाव भी प्रकट हुए, जिन्हें बाद में सुधार लिया गया। जैसे अंदरूनी आपातकाल में सिर्फ पहले कहा था अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल के बाद क्या हुआ, संविधान संशोधन हुआ मोरारजी देसाई के समय जनता पार्टी ने, और वहां पर जोड़ दिया गया कि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। गड़बड़ी तो कुछ भी हो सकती है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार की नीतियों का विरोध करने का हक है जनता को, विपक्षी पार्टियों को। अगर यही नहीं होता तो फिर वो लोकतंत्र किस बात का। ऐसे में जो गड़बड़ी शब्द था, उस गड़बड़ी शब्द को बदलकर वहां पर सशस्त्र विद्रोह, मतलब जब आंदोलनकर्ता शस्त्र उठा लेंगे, कोई भी हथियार उठाएंगे और इस तरह का विद्रोह करते हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, तभी आपातकाल लागू होगा। ठीक है, तो इस तरह की बातें कर दी गई। और एक ये कह दिया गया कि आपातकाल की घोषणा से पहले मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति को लिखित में देगा इस बात को। ठीक है, पहले क्या किया था, प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये कहा फखरुद्दीन अली अहमद साहब को कि आप आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, और उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। लेकिन आपातकाल जब हट गया, जब जनता पार्टी सरकार में आई, तो उन्होंने ये कहा कि अब ये बात लिखित रूप में देनी होगी, और वही मंत्रिमंडल, सिर्फ अकेले प्रधानमंत्री नहीं, मंत्रिमंडल लिखित रूप में देगा कि आपातकाल की स्थिति बन गई है देश में, और अब राष्ट्रपति लिखित सूचना के आधार पर आपातकाल लागू करेगा देश में। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह और लिखित सूचना हो। तीसरे क्या है, इसमें एक सबक ये मिला हमें आपातकाल लगने से कि आपातकाल में हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा जागरूक हो गया कि क्या वास्तव में सरकार नागरिकों के अधिकारों को आपातकाल में छीन सकती है। ऐसा नहीं है, नहीं छीन सकती। तो 2 अधिकार ऐसे हैं आपातकाल में जो नहीं छीने जा सकते, वह है जीवन का अधिकार और एक अपराधों की दोष सिद्धि का। 20 अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी नहीं छीने जा सकते। ठीक है बच्चों, सबको सही चल रहा है ना? एक बार कमेंट करिए, स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, एक बार कमेंट करिए। आपको आवाज वगैरह सब कुछ सही आ रही है, सही चल रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? यस या नो में आंसर करिए आप। आवाज आ रही है ना? आंसर करिए।
ओके, चलिए समझ में आ रहा है। तो आगे चलें, आवाज ठीक आ रही है ना? चलिए ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ, वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा लेना और वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? चलिए, आपातकाल के संकट के वर्षों में कई सवाल छोड़े थे जो पर्याप्त ध्यान देने लायक थे, ठीक है? लगातार इन पर चर्चाएं चलती रही। इस पैरे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके क्वेश्चन बने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। अब देखिए, आपातकाल लग जाता है, आपातकाल हट जाता है, और अब आता है आपातकाल के बाद राजनीति कैसी रही। आपातकाल के बाद राजनीति को देखते हैं क्या रहा, ठीक है? जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ, सभा के चुनावों की घोषणा हुई, ठीक है? 1977 के चुनाव में एक तरह से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह थे। देखिए, 18 महीने में आपातकाल के बाद 1977 में जनवरी माह में चुनाव हुए थे, ठीक है? 18 महीने आपातकाल रहा था और जनवरी में चुनाव हुए, ठीक है? जनवरी माह में चुनाव कराने का सरकार ने फैसला किया और ये चुनाव हुए थे, आपके चुनाव हो गए। इसी के मुताबिक सभी नेताओं को भी रिहा कर दिया गया था। मतलब जो नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे उनको रिहा कर दिया गया। और 1977 मार्च में चुनाव हुए, क्वेश्चन मार्क लगा देना। जनवरी में चुनाव करवाने का फैसला लिया था, क्वेश्चन मार्क लगा लेना, और मार्च में चुनाव हुए थे। और जो विपक्षी नेता जो गिरफ्तार कर लिए गए थे उन्हें रिहा कर दिया गया, ठीक है? अब रिहा कर दिया गया तो उनके पास प्रचार के लिए इतना टाइम नहीं लिया, दो महीने में वो क्या कर सकते हैं। लेकिन एक पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी कांग्रेस के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ जो अभी केंद्र में थी, जो सत्ता में थी। होता क्या है कि राजनीतिक बदलाव की गति बड़ी तेज होती है। आपातकाल लागू करने से पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टी एक दूसरे के नजदीक आ गई थी। आपातकाल जब लागू हो गया था, पहली विपक्षी पार्टी आ गई थी नई और इन्होंने एक पार्टी बनाई जनता पार्टी के नाम से, और जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया। देखिए, जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ और चुनावों की घोषणा हुई तो एक नई पार्टी कौन सी बनी? जनता पार्टी, क्वेश्चन मार्क लगा लेना। इसका नेतृत्व भी किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। बिहार के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है? इस पार्टी में शामिल हो गए कांग्रेस के कुछ अन्य नेता भी इस पार्टी में, जैसे जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनी। इस पार्टी का कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, क्वेश्चन मार्क लगा लेना। कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे, वो आपातकाल के फेवर में नहीं थे, वो अलग हट जाते हैं कांग्रेस पार्टी से और एक नई पार्टी बनाते हैं। उनकी पार्टी का नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है? अब चुनाव होना शुरू हो जाते हैं। 1977 में चुनावों की जनता को आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया गया। पार्टी में चुनाव प्रचार के शासन में अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान की गई जातियों पर जोर दिया। अब जो विपक्ष था वह वोट कैसे मांग रहा था? देखिए, जब आपातकाल लगा था वो जनता को बोल रहा था कि अलोकतांत्रिक व्यवस्था हो गई थी, आपके ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए थे, इस तरह की बातें सामने आ रही थी, दूसरे विपक्षी पार्टी कर रही थी, ठीक है? बात बिल्कुल साफ थी कि कांग्रेस के लिए अब बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी, ठीक है? सेंसरशिप भी पृष्ठभूमि में जनमत संग्रह कांग्रेस के विरुद्ध था। मतलब जो सेंसरशिप लगाई थी, अब अखबार भी कांग्रेस के विरुद्ध था। नतीजे आ जाते हैं। अब नतीजों में क्या होता है? जब नतीजे आते हैं तो चौंकाने वाली बात होती है, कांग्रेस हार जाती है। आपातकाल के बाद जो चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस हार जाती है और सरकार बनती है जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। कौन थे ये? 1896 में इनका जन्म हुआ था। 1995 में मृत्यु हुई थी। स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधीवादी नेता थे, चिकित्सा और निग्रह के प्रतिपादक थे, बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री थे, ठीक है? उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। पार्टी में टूट के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे ये, और एक गैर कांग्रेसी दल की तरफ से प्रधानमंत्री भी रहे। मतलब जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री रहे थे ये। नेक्स्ट देखते हैं। अब चुनाव के नतीजे आ गए हैं। आपातकाल के बाद आपके चुनाव हो गए हैं और चुनाव के नतीजे आते हैं। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं? लोकसभा की मात्र 154 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देना। और 35% से कम वोट हासिल होते हैं उसे। जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 330 सीटें मिली। खुद जनता पार्टी को अकेले 295 सीटें मिली। हर आंकड़े पर क्वेश्चन मार्क लगा लेना, प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे।
कांग्रेस को कितनी मिली? 154। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 35% वोट मिले थे उसे। 542 सीटें थी टोटल, जिसमें से 330 आपकी मिली थी जनता पार्टी, अकेली जनता पार्टी को 295 सीट मिली थी। ठीक है, भारत में माहौल कांग्रेस के एकदम खिलाफ था। कांग्रेस देखिए किन किन राज्यों में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, क्वेश्चन मार्क लगा लेना आप यहाँ पर। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, और आपके पंजाब, इन 5 राज्यों में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, क्वेश्चन मार्क लगा लेना। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक ही सीट जीती थी। यहां तक कि इंदिरा गांधी कहां से खड़ी हुई थी? रायबरेली से, और उनके पुत्र संजय गांधी थे, वो खड़े हुए थे अमेठी से, वो हार गए थे। इस पैरे में से बहुत सारे क्वेश्चन मार्क बन रहे हैं, इन सब पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना आप। नेक्स्ट देखते हैं। बहरहाल अगर चुनावी नतीजों के नक्शे पर दौड़ाएं तो देखते हैं कि फिर भी कांग्रेस ने, ऐसी बात नहीं है पूरे भारत से कांग्रेस मिट गई थी। कुछ राज्य ऐसे थे जहां एक भी सीट नहीं जीत पाई, कुछ राज्य से मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी। लेकिन दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस वहां पर काफ़ी अच्छी सीटें लेकर आती है दक्षिण भारत में। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में उसने सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपातकाल के दौरान जो अत्याचार हुए थे, नसबंदी जैसे कार्यक्रम चलाए गए थे उनके पुत्र संजय गांधी के द्वारा, वो सिर्फ उत्तर भारत में ही ज़्यादा प्रभावकारी थे, दक्षिण भारत में नहीं थे। तो आपातकाल के बीच में जो अत्याचार हुए थे, विपक्षी दल भी थे, वो दक्षिण की अलग ही राजनीति चलती थी अपनी, वो उत्तर भारत पे ज़्यादा असर किया था। तो इसलिए कांग्रेस अभी भी दक्षिण भारत में सीटें ले पाई थी, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में। ठीक है, चलिए यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ पर कांग्रेस ने अपनी सीटें ली, इसमें से ये क्वेश्चन बनेगा। एक इसका क्या नतीजा निकला था कि उत्तर भारत का मध्यम वर्ग कांग्रेस से दूर जाने लगा था। मध्यम वर्ग अब कांग्रेस से दूर गया था। इससे नेक्स्ट चुनाव, अब इससे नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे मध्य क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो हैं उस चैप्टर में, कि मध्यम वर्ग की क्या क्या आकांक्षाएं रही थी, किस तरह। ठीक है, तो अब कांग्रेस से मध्यम वर्ग दूर गया था। वह कांग्रेस जो सभी मतों को साथ लेकर चलती थी, जो सभी गुटों को साथ लेकर चलती थी अपने साथ में, सभी को समाहित ले होकर चलने की उसकी एक छवि थी कांग्रेस की, वह कांग्रेस की छवि अब धूमिल होती जा रही थी। कांग्रेस अब अपने दूसरे रूप में आ रही थी। ठीक है, एक नतीजा यह निकलता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, ये फोटो है, ये मोरारजी देसाई हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं विदेश मंत्री। चलिए जेपी कृपलानी और जेपी, ये जेवी कृपलानी और ये जेपी जयप्रकाश नारायण। उन्नीस के चुनावों के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई तालमेल नहीं था। अब गठबंधन की सरकार थी। पहले भी बताया था मैंने, गठबंधन की सरकार जो होती है, सबके अलग अलग विचार होते हैं, विचारों में टकराव होता है, तो सरकार एक मुद्दे पर नहीं चल पाती है। तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार बन तो गई थी, लेकिन उनमें तालमेल नहीं था, उनका कोई ऐसा एक प्रोपेगेंडा नहीं था, कोई ऐसे मुद्दे नहीं थे, कोई नीतियां नहीं थी कि वह सरकार को बहुत आगे लेकर चले। और नतीजा क्या निकलता है कि प्रधानमंत्री की, पहले तो प्रधानमंत्री की होड़ मची हुई थी, वो किस किस के, मोरारजी देसाई 66 से ही इंदिरा गांधी, 66 और 67 से इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे। दूसरे चरण सिंह भारतीय लोकदल के प्रमुख नेता थे, उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे। जगजीवन राम कांग्रेस की सरकार में मंत्री पद पर रह चुके थे। तो पहले तो इन तीनों में प्रधानमंत्री पद को लेकर टकराव होता है और बन जाते हैं प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब देखिए, जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा साझे कार्यक्रम का अभाव था और जनता पार्टी द्वारा अपनाई गई नीतियों का कोई बुनियादी बदलाव नहीं था। और क्या होता है, सरकार 18 माह में ही गिर जाती है। तो जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। कितने माह में ही गिर जाती है? 18 माह में गिर जाती है। क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद कांग्रेस समर्थन देती है चौधरी चरण सिंह को, और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में एक फिर से समर्थन कांग्रेस पार्टी के समर्थन से, क्वेश्चन मार्क लगा लेना, किस पार्टी के समर्थन से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं? तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से बनते हैं। क्वेश्चन मार्क चरण सिंह पे यहाँ पर भी लगा लेना। और इनकी सरकार चलती है सिर्फ 4 महीने, क्वेश्चन मार्क लगा देना। और 1980 जनवरी में लोकसभा के लिए एक बार फिर से चुनाव होते हैं। देखिए कितना कैसा घटनाक्रम रहा भारतीय राजनीति में। जीत कर आए विपक्षी दल, इतना बड़ा मुद्दा अगर चाहते तो एक इतना
विपक्षी दल बहुत मजबूत तैयार हो सकता था, लेकिन जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो पार्टी सरकार नहीं चला सकती, कई पार्टियां मिलकर। तो अभी भी यही हो रहा है। अगर एक पार्टी नहीं है, वर्तमान में सिर्फ एक ही पार्टी है भाजपा, और उसके विरोध में अगर कांग्रेस मजबूती दिखाती है तो ठीक है, लेकिन सभी पार्टी अपने अपने उनको लेकर, गठबंधन को लेकर लड़ती हैं, तो यकीनन इतिहास अपने आप को दोहराता है और सरकार ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाती है। ठीक है, मतदाताओं ने भी यहाँ पर बाद में देखिए 1980 के जब चुनाव होंगे, 1980 में चुनाव करवाने में एक बार फिर 1971 के चुनावों में वाली कहानी दोहराते हैं। अब दोबारा चुनाव जब होते हैं तो फिर से कांग्रेस पार्टी आ जाती है और कांग्रेस पार्टी को मिलती हैं 353 सीटें। 353 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी फिर से आ जाती है सत्ता में 1980 में। 77-89 के चुनावों में लोकतांत्रिक राजनीति का एक सबक सिखाया, सरकार अगर अस्थिर और उसके भीतर कलह हो तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं। देखो मतदाता, तो ठीक है, अपने मत का प्रयोग करते वक्त मतदाता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनके हक में कौन सी पार्टी सही रहेगी। अगर इस तरह बार बार चुनाव होते हैं तो विकास भी नहीं हो पाता है देश का। इस वजह से कहते हैं मत का जो इस्तेमाल करना चाहिए वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। गठबंधन वाली सरकार को आप कभी भी मत नहीं देना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जब बाद में सरकार तो बन जाती है, उस वक्त तो सबके मुद्दे हम ये करेंगे जनता के लिए, लेकिन बाद में सबके खुद के हित टकराने लगते हैं इनके और सरकार गिर जाती है। फिर से चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं जो विकास होना होता है कि किन किन योजनाओं पे खर्चा होना होता है, क्या क्या देश में कार्यक्रम चलाए जाएंगे, इन सब पर थोड़े टाइम के लिए रोक लग जाती है चुनावों के टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर मतदाता ने कड़े दंड दिया था किसको, 1977 और 89 में जनता पार्टी को। ठीक है, जो बनी थी। ये नक्शा है कहाँ कहाँ कांग्रेस जीती थी, कहाँ कहाँ हारी थी। ठीक है, इसमें कोई खास नहीं है। चौधरी चरण सिंह के बारे में जान लेते हैं। जुलाई 1979 से 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। एक इनके साथ ये क्वेश्चन भी है कि कभी भी संसद भवन में नहीं बैठे थे, संसद भवन की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाए थे, क्योंकि सिर्फ 4 महीने की सरकार थी। जैसे ही बैठक होने वाली थी, जैसे कल बैठक है और उससे एक दिन पहले ही कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेती है और सरकार गिर जाती है। तो भारत के वे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कभी भी संसद भवन में नहीं बैठ पाए, वह थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इनके चरण कभी संसद में पड़ ही नहीं पाए थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय, ग्रामीण एवं कृषि विकास के समर्थक, कांग्रेस छोड़ी और 1967 में भारतीय क्रांति दल का गठन किया। उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्वेश्चन मार्क लगा लेना। 1977 में जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक, उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो ये उप प्रधानमंत्री थे, क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, और गृह मंत्री भी रह चुके थे। चलिए, लोकदल के संस्थापक, अलग से सरकार थी लोकदल इनकी। चलिए विरासत पढ़ लेते हैं। विरासत में क्या है अब देखिए। ठीक है, लेकिन क्या 1980 के चुनाव में सिर्फ इंदिरा गांधी की वापसी हुई? यहाँ पर ये पहरा ये कह रहा है, इसमें कुछ खास बातें नहीं है स्टूडेंट आपके लिए, क्वेश्चन के लिए। 1969 से पहले कांग्रेस की विचार इसमें यही है कि क्या पहले कैसी विचारधारा थी, विचारधारा कैसी थी, गतिमति के नेताओं के कार्यकर्ताओं को समेटकर चलती थी कांग्रेस पहले। लेकिन 1970 के दशक तक शुरुआती सालों में कांग्रेस की सफलता इस बात पर निर्भर रही कि हम सामाजिक और विचारधारक विभाजन के आधार पर लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, मतलब समाजवादी रूप में रही। ठीक है, फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के आधार पर कांग्रेस रही, चीजें बदली और एक व्यक्ति की लोकप्रियता के आधार पर कांग्रेस टिक कर रह गई। यहाँ पर सिर्फ इतना सा है, क्वेश्चन बनने के यहाँ पर चांस नहीं है आपके। ठीक है, चलिए इस पैरे में से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। या इस जगजीवन राम को देख लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के कांग्रेसी नेता, बीच में भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे, ये उप प्रधानमंत्री रहे थे। जब चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे थे तो ये उप प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, 1952 में मृत्यु, सांसद, स्वतंत्र भारत ने पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे, तो वह थे बाबू जगजीवन राम। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा बच्चों आपका, ये क्वेश्चन आएगा आपका। चलिए यहां पर ये क्वेश्चन मार्क लगाना बस। नेक्स्ट पेज देखते हैं अपना। इस पैरे में भी कुछ खास नहीं है, यहां पर ये है बस
कि पिछड़ी जातियों के मतदान का असर पड़ा, खासकर उत्तर भारत में। लोकसभा के चुनावों के बाद 1977 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। उत्तर भारत में राज्यों की गैर कांग्रेसी सरकारें बनी और सभी वह पिछड़ी जातियों के आधार पर बने। ठीक है, तो ये था आपका आपातकाल में किस तरह कांग्रेस की कैसे पृष्ठभूमि को लेके क्वेश्चन बने, फिर आपातकाल कैसे लगे, किस किस तारीख को लगे, कितने नेता, जैसे कि 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। एक शाह आयोग बैठा था। शाह आयोग आपातकाल की जांच पड़ताल के लिए कौन सा आयोग बैठा था? शाह आयोग बैठा था। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश शाह, जनता पार्टी की सरकार ने बैठाया था ये शाह आयोग। और उन्होंने जब जांच पड़ताल की तो ये पता चला 1,11,000 लोग गिरफ्तार किए गए थे आपातकाल के दौरान। तो ये कुछ बातें थी आप इस चैप्टर को लेकर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है, एक भी वो नहीं है क्वेश्चन जो क्वेश्चन बने इसमें से। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया आज, और मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो आपका चैप्टर है, जो पुरानी बुक है उसमें काफ़ी और भी जानकारी थी, लेकिन अभी की जो बुक है आपकी उसमें इससे आगे नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है नहीं है तो आगे करवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके इसमें से बनेंगे। जहाँ जहाँ अंडरलाइन करवा दिया है मैंने, वहाँ वहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा लेना, और बाद में बार बार कहती हूँ मैं, क्लास के बाद में आपको क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास लेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। चलिए ठीक है, बाय।